हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन इंस्टीट्यूट ERC एजुकेशन रिसर्च सेंटर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको सारे पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करवाएंगे बिफोर द एग्जाम। तो जैसा कि हमने लास्ट सीरीज में आपको मैथ के, इंग्लिश के और सामाजिक से सारे सब्जेक्ट्स के हमने आपको OT प्रोवाइड करवाए थे, जो कि इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी परीक्षा के लिए उपयोगी थे और वो काफ़ी आपको यूजफुल भी रहे होंगे, जैसा कि आपने हाफ ईयरली में भी दिया है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके सामने लेकर आए प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है आपके इंग्लिश के, मैथ के, सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024 का जो इंग्लिश का पेपर है, उससे मैं विद सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, जिससे कि क्वेश्चन पेपर जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ जाए, किस टाइप से आपको आंसर करने हैं ये समझ में आ जाए, और आप ज्यादा से ज्यादा IMPs वहां पर लगा पाए। और क्योंकि अब क्या है कि समय समझने का नहीं है, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस का समय, और हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्या कमी रही है उसे जल्दी से खत्म करके हमें फरवरी में एग्जाम देने हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का जो पेपर है, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2024 का सेट ए है। उससे आपके सामने में लेकर आई हूँ। बड़े ध्यान से आप देखेंगे, कोई भी बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज आपके काम के लिए ही है। तो चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहें आपकी मधुमेह के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है 2024 का सेट ए। सबसे पहले आपके जो पेपर होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यहाँ पर आपको 2 पैसेज मिलते हैं, आपको उन्हीं पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के अंदर से ही आपको जवाब देने हैं। वहीं पर क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पैसेज के अंदर ही आंसर है, उसको फाइंड आउट करना है। ऐसे आपको 5-5 नंबर के 2 पैसेज मिलते हैं। दूसरा आता है, इसी के अंदर आपका आता है नोट मेकिंग। आपको पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज के थ्रू नोट्स बनाने हैं, उसे एक सुटेबल टाइटल देना है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए में आता है। सेक्शन बी में आता है आपका राइटिंग स्किल, जहां पर आपको ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर आपको राइटिंग सेक्शन में मिलता है। सेक्शन सी में आता है आपका ग्रामर पोर्शन, जहां पर आपको 10 नंबर की पूरी ग्रामर मिलती है। और सेक्शन डी में आता है, जबकि आपका टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पर सारे टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर भी पैसे एक्सट्रैक्ट्स आपको मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, पैसेज सॉल्व करने का तरीका या तो आपका अच्छा है, रीडिंग आप अच्छे से रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आप पूरे पैसेज को बड़े ध्यान से 2 बार पढ़ लेंगे, 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, और आप समझ जाएंगे और आंसर दे देंगे। अगर फिर भी थोड़ी सी वीक हो अगर आपकी इंग्लिश, तो आपको मैं वो तरीका भी बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैसेज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन में से आपको वर्ड पकड़ने हैं और उन वर्ड्स के थ्रू आपको आंसर वहां पर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये उनके लिए है, जो 0 लेवल के बच्चे से लेकर थोड़ा सा हायर लेवल के लिए, सभी के लिए हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो सके। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आते वर्ड मीनिंग्स और पैसेज क्या बोलना चाह रहा है ये समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसका आप वर्ड पकड़ेंगे और उन वर्ड्स को आप पैसेज में मैच करते हुए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका है, अदरवाइज मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% सटीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का पहला पैसेज है, व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज। आज के समय में आपकी चुनौती क्या है। तो द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज के समय में, आपके दिमाग को शांत रखना। काम का मतलब शांत रखना। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। और उसका उपाय क्या है, उसका एकमात्र उपाय है मेडिटेशन, ध्यान करना, योगा करना। फॉर स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों के लिए, देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव। और विद्यार्थियों के लिए क्या कहा गया है, देयर कांट बी मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज देन मेडिटेशन। और विद्यार्थियों के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि वो ध्यान करें, और इससे अच्छी तकनीक उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि ध्यान जितना करेंगे उतना उनमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। Calm mind, better attention, better health, focus and concentration are the obvious benefits। और एक शांत जो मेडिटेशन से आपको क्या मिलने वाला है, काम माइंड, शांत दिमाग मिलने वाला है, बेटर अटेंशन मिलना है, आपकी अवधारणा है, आपकी जो थिंग्स है वो एकदम स्टेबल रहने वाली है, बेटर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है,
फोकस एंड कंसंट्रेशन, और आपकी एकाग्रचित्ता बहुत बढ़ जाती है किससे? मेडिटेशन से। आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स, इससे सारे आपको बेनिफिट्स या लाभ मिलते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं तब आपको क्या मिलता है? एक कल्याण की भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है, साथ में आप खुश रहने लग जाते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप में धार्मिक ग्रोथ हो जाती है, आप धार्मिक रूप से भी सक्षम हो जाते हैं, अच्छी सोच आपकी, लोगों के प्रति दया की भाव, इस टाइप की कल्याण की भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, यहाँ पर मेडिटेशन के काफी तरीके हैं बहुत। द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, और सबसे अच्छा आसान तरीका मेडिटेशन का, बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, आपकी सांस पर पूरा का पूरा फोकस करें। सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस दैट हैज dim लाइट एंड रिलेटिवली क्वाइट, सबसे पहले आप शांत और ठंडी जगह पर बैठ जाएं और वहां पर आपको एक मध्यम सी रोशनी मिलती रहे, एंड रिलेटिवली क्वाइट, और जो दूसरी काफी शांत हो, काफी हद तक कोई शांत जगह हो। All you need to do is to keep focusing on breathing, और इसके बाद में आपको जरूरत है अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की। ये मेडिटेशन का एक तरीका बताया है। If you do it every day you will feel its magical effect, और अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आप इसके मैजिकल इफेक्ट्स देखने को आपको मिलते हैं। तो अभी आपका पैसेज आपको समझ में आ चुका होगा कि पूरा का पूरा जो पैसेज है वो मेडिटेशन के ऊपर फोकस था, क्या बेनिफिट्स है, कैसे करना चाहिए, सब कुछ हमने इसमें पढ़ा है। अब उसी के थ्रू आपको आंसर देने हैं। मैंने आपको क्या कहा है, आपको क्या करना है, या तो आप पैसेज पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो आपको वर्ड्स मैच करने, जैसा कि द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू। देखिए हमने क्या देखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिया, हम थोड़ा बैक चले जाते हैं। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज मेक टू, क्या है? देखो द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक अवर माइंड काम। आंसर कहाँ मिला आपको? मैंने कहा ना आपको क्वेश्चन के जो वर्ड्स है वो मैच करने हैं। अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिया, हमें आंसर क्या मिल चुका है? देखिए ऑप्शन, मेक मनी, मेक योर माइंड काम, गेट एजुकेशन, फोकस ऑन ब्रीदिंग। हमने लास्ट में पढ़ चुके ना, देखिए ये टू मेक योर माइंड काम, आंसर यही है। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, तो योर आंसर इज टू मेक योर माइंड काम। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन को कैसे आंसर फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। देखिए आपका आंसर है, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। देखिए इसका ऑप्शन, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, टू गेन वेट, टू इंक्रीज हाइट, टू गेट अ जॉब। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, हमने क्या करना है, पैसेज पर ही जाते हैं हम। देखिए यहाँ पर मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स तक जाएंगे हम। टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, फॉर अ स्टूडेंट्स, मेडिटेशन फॉर अ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे लिखा है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या कहा, वर्ड्स हमने पकड़े हैं। देखिए आप, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है, अब आप समझ लेंगे और करेंगे इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ऐसा कि ऐसा आपको सीक्वेंस में एक सेंटेंस वहां मिला था, फोकसिंग ऑन स्टडीज, लाइट एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग और वॉकिंग। बिल्कुल, तो मेडिटेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द मेडिटेशन। नेक्स्ट है, which word in this passage means an ability to keep something in mind। इस यहाँ पर इस पैसेज के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को अपने दिमाग में रखने की जो एबिलिटी, क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? चैलेंज, रिटेंशन, सेंस और ग्रोथ। यानी कि हमारे दिमाग में कोई बात पहले से बनी हुई थी, अवधारणा बोलते हैं उसे, कि अवधारणा बनी हुई है। अवधारणा वर्ड जो हमने पढ़ा था, रिटेंशन का मतलब होता है बेसिक रिटेंशन। तो रिटेंशन मीन्स होता है आपका, आपके दिमाग में कोई चीज सेट हो जाना, उसे कहते हैं रिटेंशन। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हमने एक पैसेज सोल्व किया है। अब है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी वापस आपको एक पैसेज मिलने वाला है। तो आपका पैसेज है, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, if
you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family और entire nation. यानी कि यहाँ पर women education की बात हो रही है, महिला शिक्षा की बात हो रही है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है, if India wants to be a developed country, अगर इंडिया एक डेवलप्ड विकसित कंट्री बनना चाहता है, तो इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, तो उसे महिला शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, और जो ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब है, कहावत है, क्या है? इफ यू एजुकेट अ मैन, अगर आप एक इंसान को, पुरुष को पढ़ाते हो, यू एजुकेट इंडिविजुअल, आप सिर्फ एक पुरुष को ही पढ़ा रहे हैं. अगर आप एक जेंट्स को पढ़ाते हो, एक मेल को पढ़ाते हो, तो आप एक मेल को ही पढ़ा रहे हो, वहां पर एक ही व्यक्ति को आप एजुकेट कर रहे हो. बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली और एंटायर नेशन, तो ऐसी कंडीशन में आप एक पूरे राष्ट्र को पढ़ाते हो, एक पूरी फैमिली को पढ़ाते हो, क्योंकि महिला पूरे परिवार को लेकर चलती है. ठीक है. द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल infanticide, dowry, female suicides, domestic violence, malnutrition, child marriage, etc. और अगर आप एक महिला को पढ़ा देते हैं, तो उसके एजुकेट होने की वजह से जो ये सारे फसाद की जो जड़ दिख रही है, मैं कौन से जो मूल जड़ कौन कौन सी है? अनएजुकेट होने की वजह से क्या मूल जड़ हो रही है? फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि जो जहाँ पर जो महिलाएं होती है, उनके जो कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, उसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड. डाउरी, यानी कि जो दहेज मांगने की जो आपकी स्थिति आती है, वो. फीमेल सुसाइड, महिलाओं की आत्महत्याएं. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा. मेल न्यूट्रिशन, और जो कुपोषण की शिकार होता है. चाइल्ड मैरिज, और जो बाल विवाह होता है. इस टाइप की सारी समस्याएं कब हल हो सकती है? यदि आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो. विल बी वैनिश्ड इफ वीमेन आर एजुकेटेड, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए. वैनिश का मतलब खत्म हो जाएगी, अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो. ठीक है. अगर एक महिला को पढ़ाया जाता है तो ये सब कुछ चीजें खत्म हो जाएगी. एजुकेशन प्रोवाइड्स एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन टू फुलफिल certain economics, politicals and cultural functions and improves women's socio-economic status. और एजुकेशन, एक शिक्षा क्या क्या प्रदान करती है? एक महत्वपूर्ण योग्यता है, जो बहुत आवश्यक योग्यता है, जैसे कि सर्टेन, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो, और राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी किए जाते हैं, वो सब महिलाओं को एक सामाजिक स्तर उनका बनाती है, अगर महिला अगर पढ़ती है तो. इफ इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, और इसी की वजह से क्या होता है? जो असमानता फैली हुई, असमानता भी खत्म हो जाती है. इफ यू वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, यदि हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वीमेन, फॉर दिस एजुकेशन इज वेपन. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सोसाइटी को आप उठाना चाहते हो, तो आपको एक महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा. तो वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वीमेन, एंड फॉर दिस, और तो हमें महिलाओं का जो रहन सहन है, उनका जो स्तर है, उसको उठाना पड़ेगा. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक शिक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण हथियार है. वेपन मींस हथियार है. तो हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, ये जो पैसेज था वो किसके बारे में है? बिल्कुल सही, किसके लिए था? वुमेन एजुकेशन के विषय में था. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब्स, इफ यू एजुकेट अ मैन, यू, अगर आप अफ्रीकन प्रोवर्ब्स थी, स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने कहा था आप वर्ड पकड़ेंगे आपको सब कुछ मिलेगा. वर्ड वहां पर ऐसा कैसे आपको लाइन देखने को मिल रही है, उसका आंसर है यू एजुकेट एन इंडिविजुअल. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन 3 है, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, हमें शिक्षा को एक हथियार की भांति यूज करना चाहिए. क्यों? टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वीमेन. तो आपका आंसर है टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द women. Next है, which word in the passage means demands of money or other things before during the marriage? शादी के पहले जो डिमांड की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे डाउरी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमेन एजुकेशन क्या है? हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, ब्रिंग डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर पीपल. तो यहाँ पर अगर महिलाओं को पढ़ाते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है? देखो, पूरा नेशन आपका डेवलप होगा. दूसरा क्या होगा? इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी. और दूसरा तीसरा क्या होगा? कि आप पूरे समाज को आप अपलिफ्ट करेंगे. तीनों ही हमने पढ़े इसके अंदर. ठीक है. तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अब यहाँ पर सेक्शन बी में आपका है राइटिंग स्किल, जिसके अंदर की आ चुका है। अब इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग करनी है और आपको उसके साथ में थोड़ा अच्छा सा टाइटल भी देना है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पैसेज है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। यहाँ पर सोलर एनर्जी काफी लाभ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। सबसे पहली बात तो सोलर एनर्जी हमारे एनवायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज है ना, बहुत अच्छी है। सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और सोलर पैनल जो होते हैं वो बिल्कुल भी हार्मफुल गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका उसको खतरा नहीं होता। वो एमिट नहीं करती, निकालती नहीं है, उत्सर्जित नहीं करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से। लेकिन सोलर पैनल में ऐसा नहीं होता है। सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। और सोलर पैनल को बहुत थोड़े बहुत खर्चे में काम हो जाता है। बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा मूव करने वाले नहीं होते हैं। वो एक बार सेट कर दिया तो सेट हो गया, उसके बाद आपको खोलना बंद करना इस टाइप का उसके अंदर कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। दे आर इजी टू इंस्टॉल, और ये आसानी से इंस्टॉल भी हो जाते हैं। देयर एफिशिएंसी रिमेन्ड कंस्टेंट ओवर द ईयर्स। और इसकी जो काम करने की क्षमता, दक्षता होती है, काफी सालों तक चलती रहती है। Our government offers several benefits like subsidies, taxes, tax benefits and other incentives to those people who install solar panels। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको सब्सिडी देती है, टैक्स बेनिफिट कर में छूट देती है, साथ ही अदर इंसेंटिव्स, उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें आपको प्रोवाइड करवाती है जिससे सोलर पैनल को प्रोत्साहन मिल सके। One another benefits is the solar energy system can be used in the remote areas also। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि रिमोट एरिया जो होते हैं, दूर दूर के एरिया होते हैं, वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ इट्स इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई एंड द पोटेंशियल ऑफ टू रिड्यूस आवर पावर बिल्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और इन सब की वजह से जो क्या है कि इसकी वजह से ये इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि जो खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा आपको मिलती है, वो क्या करती है, आपके जो बिल्स होते हैं उसका जो अभी लंबे लंबे बिल आ जाते हैं हमारे पास में, उस बिल की जो खपत है उसको, बिजली के बिल की खपत को कम कर देती है। साथ में क्या करता है कि वो यही जो एनर्जी है कभी खत्म भी नहीं होती है, तो इससे खत्म होने का खतरा भी नहीं होता। ये पूरे पैसेज को हमने पढ़ा और समझ में आ चुका है कि ये सोलर एनर्जी के ऊपर बना हुआ है, सोलर पैनल के ऊपर बना हुआ है। तो आप इसका टाइटल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना, गिव अ सुटेबल टाइटल, मेक नोट्स ऑन इट। तो जो टाइटल क्या है इसका, एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, एक तो ये भी है, दूसरा है बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। अगर आप ये भी लिखते हैं तब भी ठीक है, ये भी लिखते हैं तब भी ठीक है। इसके नोट्स देखेंगे हम। देखो नोट्स बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं, फिर सब हेडिंग डालते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग क्या डाली है इसके अंदर, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। पहली हेडिंग हमने डाली कि इसमें पर्यावरण को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या लाभ हो रहे हैं। फिर अब इसी सब हेडिंग के बीच में नो एमिशंस ऑफ हार्मफुल। देखिए यहाँ पर आपको कोई ग्रामर वगैरह का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मेन पॉइंट्स लिख देना है, ये नोट्स होते हैं। तो ये तरीका आपको बताया जा रहा है कि आपने टाइटल दे दिया, सोलर एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ, बेनिफिट ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी आपने यहाँ लिख दी है। आपने उसका फिर सब हेडिंग डाल दी, आपने हेडिंग डाल दी एनवायरमेंटल बेनिफिट, सबसे सब हेडिंग है कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं हमें। नो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, कोई हार्मफुल गैसेस की एमिशंस नहीं हो रही है। क्या है, मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग भी इससे कम हो जाती है, ये इसका बेनिफिट्स है। सोलर पैनल कंट्रीब्यूट अ क्लीनर एनवायरनमेंट, और सोलर पैनल से आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इसके अंदर आपका बेनिफिट्स क्या हुआ एनवायरनमेंट को, वो हमने लिख दिया। दूसरा हमने पॉइंट उठाया है लो मेंटेनेंस के, इसके अंदर खर्चा कम होता है। क्या है, मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसमें पार्ट्स नहीं है, मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसकी वजह से इसका खर्चा भी कम होता है। इजी इंस्टॉलेशन है, प्रोसेस एड्स टू कन्वीनियंस, और काफी आसानी से इसका प्रोसेस इंस्टॉल करने का, और इसको क्या होता है, प्रोसेस एड्स टू कन्वीनियंस, और सुविधा के अकॉर्डिंग इसको आप पेपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
तीसरा है आपका गवर्नमेंट सपोर्ट। और तो इसमें तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा तीनों पैराग्राफ के अंदर, पहले में हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, दूसरे वाले पैराग्राफ में हमने कहा कि लो मेंटेनेंस है, और तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर, गवर्नमेंट सपोर्ट। किस गवर्नमेंट इसके अंदर सपोर्ट करती है, क्या क्या करती है, उसमें काफी इंसेंटिव्स देती है, और हमने देखा था टैक्सेस देती है और सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, सारा के सारा हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ही कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, सोलर एनर्जी सिस्टम्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन रिमोट एरियाज एक्सपेंडिंग एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी वजह से क्या है कि कहीं दूरस्थ एरिया में भी इसको प्रोसेस में लाया जा सकता है। और अगला है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे हमें आर्थिक मदद क्या मिलती है, पोटेंशियल टू रिड्यूस पावर बिल्स, इससे पावर बिल्स कम हो जाते हैं। और ये ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होती, ये सब कुछ इसी के अंदर है, उसी में से हमने लिखा है। इंक्रीजिंग अट्रैक्टिवनेस एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर इकोनॉमिक रीजन, और जो ये एनर्जी कभी खत्म भी नहीं होती, तो इस वजह से क्या है कि आपको इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब है आपका नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर जय और जया, लड़की है तो जय, जया, और लड़का है तो जय। A student of class 10th A in the government model higher secondary school Ujjain write an application to your principal requesting him or her to grant your 3 days leave on account of your elder brothers। मेरी आपके बड़े भाई की शादी है और शादी में जाने के लिए आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, और इसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो सुनिए, देखिए तरीके मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं आ रहा, तो हम यहीं से एप्लीकेशन को बनाते हैं। मैंने यहाँ पर बना रखा, फिर मैं आपको देख ले एक बार। जैसा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डालना है। डेट कितनी कल, जिसकी आज की डेट 24 दिसंबर 2024। फिर हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग दे रखी है। मैंने कहा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको 4 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, वो भी इसी के थ्रू मिलेंगे। हम एक भी चीज अपनी तरफ से याद नहीं किए हुए, अभी देखते हैं। द प्रिंसिपल हमने लिखा, स्कूल का नाम दे रखा है आपको गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ लिख देंगे हम। जैसा वहां लिखा है वैसे लिखना है। जी कैपिटल दैट मींस कैपिटल, मॉडल का एम कैपिटल, ये सारा सारा वैसे लिखना है हमें। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल क्या है, फिर उज्जैन, ये हम लिख चुके हैं। ये आपका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के नंबर होते हैं। सब्जेक्ट डालेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, to grant you 3 days leave, write an application to your principal requesting him to grant you 3 days leave। यानी आपको क्या चाहिए यहाँ पर, an application for 3 days leave, an application for 3 days leave। मिल गया आपको। अभी तक हमने कुछ भी लर्न नहीं किया, सारा का सारा यहीं पर ही मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका सर या मैम, जो भी आप लिख रहे हैं। I beg to say that I am a student of class 10th, यह तो आपको सभी को पता है जो आप अभी तक करता है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, My elder brother's marriage is, यहाँ से लिख देंगे My elder brother's marriage is holding on, डेट डाल देंगे। So I cannot attend the school, ये 2 लाइन आपको ऐड करनी है। My elder brother's marriage is held, जो भी है डेट आप डालेंगे। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। फिर काइंडली क्या करना, ग्रांट मांगा है। फिर काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली। तो ये तो एक तरीका था, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, आपको मिल जाएगा ये सकेगा। देखिए आपको अभी ध्यान रखना है, 2 नहीं लगाना है, डेट डालनी है 8 जनवरी 2024। द प्रिंसिपल आपने लिखा, देखिए गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि दे रखा है, और उज्जैन। ठीक है, ये आपको सारा के सारा कुछ इसमें मिला है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम जय और जया, जो भी आप लिख रहे हैं, of class 10th A in your school. This letter is to inform you that my brother's marriage ceremony is going to be held on 14th April 2024. Therefore, kindly grant me leave from 10 April to 15 April. I will be grateful to you if you grant me this leave. Thanking you, yours obediently, जय और जया। तो ये आपका फॉर्मेट है, इससे आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये याद होता है तो ठीक, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया आप उसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
Write a letter to your friend Sonu congratulating him on his brilliant success in the high school examination. Mention yourself as Vedic residing at 723 संस्कृति पार्क मॉल। यानी कि आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। क्यों लिखना है? उसको ब्रिलियंट सक्सेस मिला है किसमें? हाई स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है उस बच्चे को, ठीक है। तो उसमें मेंशन योरसेल्फ एज वैदिक, अब आप कौन है यहाँ पर? वैदिक है, और आपका एड्रेस भी उसने दे रखा है। तो जब आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। आप लिखने वाले कौन थे? वैदिक थे। वैदिक का एड्रेस इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दिया 723 संस्कृति पार्क मऊ। डेट डाल दी हमने 12 अप्रैल 24। डियर सोनू, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट you have got brilliant success in the high school examination. When I saw your result on the internet, I am proud of you. We hope that you will have a good successful career. Please tell my regards to your parents. Your lovely friend Vedi. अगला क्वेश्चन, राइट एन एसे in about 150 words on any one topic of the following. तो आपके टॉपिक्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेकंड है आपका सेव वाटर, थर्ड है माई हॉबी, फोर्थ है द गेम आई लाइक मोस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इनमें से याद कर लेने चाहिए और कर ही लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, ठीक है। अगला है साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए यहाँ पर पहला हमने ऐसे लिया है आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखिए आप यहाँ पर आपको ऐसे तो आपको पता होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, कि ये समझाने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको ये याद ही करना है। सेव वाटर, देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स में इसलिए नहीं लिखा है ऐसे को, अगर ये पैराग्राफ में भी आपको मिल जाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और ऐसे में भी लिखेंगे आप तब भी चल जाएंगे, दोनों में ही आपको ही चल जाएंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको याद कर लेना है। अगला है देखिए यहाँ पर वो थे आपके ऐसे कम्स पैराग्राफ, यानी कि आप उसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं। आगे आप ये देखेंगे, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यानी कि आपको क्या देखना है? ये पिक्चर देखना है। पिक्चर देखने के बाद आपको ये इन कीवर्ड्स को लेना है और इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स बनानी है 75 वर्ड्स में। तो देखेंगे आप इसका गुड हैबिट के बारे में बात हो रखी है। तो गुड हैबिट्स किससे आती है? हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, हमें सफाई से रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, है ना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का, गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना चाहिए, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, और अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी लेना चाहिए। अब इन सब चीजों को आपको सीक्वेंस में जमा लेना है। अब उठते से आप क्या करोगे? सबसे पहले उठोगे तो पहले ये उठो आप, फिर कुछ आप एक्सरसाइज करें, अब फिर आप ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? अपने आसपास की गंदगी को साफ सफाई पर ध्यान देंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। ये आपका सीक्वेंस में जमा ही, और आप ऐसे पैसे 75 वर्ड्स का आप इजी सेंटेंस का यूज करके, शुड का यूज करके आप बना सकते हैं। और बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप वी शुड का यूज करके आप कम से कम 5 या 7 सेंटेंसेस तो बना ही सकते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है और आता भी है ये। अगला है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर पोर्शन है, 10 नंबर का आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5, ठीक है। योर फादर इज द सीरियसली इल, यू शुड गो होम, यू मस्ट गो होम, यू ऑट टू होम, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पर शुड। यहाँ पर देखो आप सीक्वेंस तीनों का मतलब चाहिए होता है कि आपको ध्यान क्या देना है। यहाँ पर शुड होता है एडवाइस प्रोवाइड की जाती है, आपको एडवाइस दी जाती है, कोई सजेशन दिया जाता है। अब एडवाइस और सजेशन में फर्क है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, ये आप पर डिपेंड, आप मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है। मैं आपको कोई सुझाव दूं, कोई सलाह दूं, आपको मानना और ना मानना आपको पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर योर फादर सीरियसली यू शुड गो होम, आपके पिताजी बीमार है, आपको घर पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात मानो या मत मानो, जाओ तो जाओ, ना जाओ, इसलिए हम शुड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज होता है आपको काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो उसका आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स आपको हम तो हमारी मर्जी, हम उसको फॉलो करें या ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रेकर आया और आपने क्या करा? स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहे हो। ट्रैफिक रूल्स में क्या कहता है? ब्रेकर आते से आपको स्पीड कम कर लेनी है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो हम तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम तो स्पीड में जाएंगे, क्या होगा? गाड़ी आपकी उछल जाएगी,
आप एक्सीडेंट हो सकता है आपका, और मान लो आप ट्रैफिक पुलिस के सामने से निकल रहे हैं तो आपको वो जुर्माना कर सकता है, यानी कि आपको इन हाउ एनी कंडीशन आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मस्ट आपका क्या है, बाध्यता है, आपको करनी ही पड़ेगी। ऑट टू का मतलब होता है, ऑट टू और शुड लगभग हम एक ही तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज होता है मॉरल ड्यूटी के लिए। मॉरल ड्यूटी जैसे कि जो आपको समाज में होता है, परिवार से सिखाया जाता है, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अभी सलाह नहीं है, ये क्या है, आपकी मॉरल ड्यूटी है। आपको आसपास सफाई रखनी चाहिए, ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, तो ये मॉरल ड्यूटीज के लिए आपको ऑट टू का यूज करना होता है। शुड एडवाइस और सलाह के लिए होता है। मस्ट आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये। नेक्स्ट, माई फादर इज अ टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायरिंग टीचर और रिटायर्ड टीचर। तो माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, मेरे पिताजी क्या है, टीचर है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। इसलिए आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ, टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है। अब टाइम क्या लगाएंगे, मेनी, मच, सम, क्या लगा रहे हैं, ऑप्शंस आर मेनी, एनी और मच। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाइम को अगर आप काउंट कर सकते हैं किसी चीज को तो मेनी का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल है तो मच का यूज करेंगे, और एनी का यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही एक्सक्लेम, उसने कहा, क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल आएगा, व्हाट द आएगा या व्हाट एन आएगा। तो यहाँ पर एन तो आ नहीं सकता, द आएगा नहीं, व्हाट अ, और व्हाट अ या व्हाट एन ही बोलते हैं तो व्हाट अ आएगा। ठीक है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आता है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो यहाँ पर लिखा है। अगला है सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल। ठीक है, देन एनी अदर, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन वर्ड दिखता है आपको, कंपैरेटिव डिग्री होती है, द लगा हुआ होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, एज और एज के बीच में होता है तो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सीता इज इंटेलिजेंट आएगा क्या, या सीता इज मोर इंटेलिजेंट, और सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मैंने कहा अगर ये एज में होता तो हम इंटेलिजेंट लगाते। देन वर्ड आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर ईआर फॉर्म या मोर फॉर्म पर जाना है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में जाना, तो मोर इंटेलिजेंट, और द मोस्ट, यहाँ पर द होता तो हम मोस्ट लगाते। तो आंसर इज मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है आई प्लेड दिस बुक यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे की बात हुई है, पास्ट की बात हो गई। रेड, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीड्स। तो देखिए ये आ नहीं सकता आपका, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। रीडिंग जो है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख नहीं रही है। केवल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, अदरवाइज सभी में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब यहाँ पर रीड्स हो नहीं सकता क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही, यहाँ पर रीडिंग तो हट ही चुका है, बचा क्या, रीड और रीड्स। तो रीड्स हो नहीं सकता, आई के साथ में एसीएस होता नहीं। दूसरी बात ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है नहीं, यस्टरडे का यूज किया है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में तो रेड वर्ड आएगा। ये रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रेड। ओके, तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में दे रखा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल का यूज हो रखा है। ऑप्शन में यहाँ पर अनलेस या इफ का यूज करना होगा, इफ, एज लॉन्ग एज और अनलेस। ठीक है ना, इफ का मतलब यदि, इफ और एज लॉन्ग एज तो होगा नहीं, इफ और अनलेस में से दोनों में से एक करना है। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो आप फेल हो जाओगे, ये सही है क्या भाई, अच्छा कठिन मेहनत करोगे, अच्छा हार्ड वर्क करोगे तो आप फेल कैसे हो सकते हो, तो इफ भी गया। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, तो जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो और हार्ड वर्क नहीं करते हो आप फेल होगे। तो यहाँ पर देखिए अनलेस इज द करेक्ट आंसर। अगर ये होता इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर यहाँ पर पासवर्ड होता तो हम यहाँ पर इफ का यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड में जाएंगे। पहला है लेंचो wrote a letter to God, लेंचो was a peasant। देखो लेंचो को दो बार यहाँ पर बताया, लेंचो के बारे में बात हो रही है, देखने से पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ये हु की बात कर रहे हैं, हु लगाना है। तो हु लगाने का तरीका है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, लेंचो आ रहा है, और पर्सन के लिए हम हु यूज करते हैं। तो एक बार लेंचो लिखेंगे, लेंचो हु वाज अ peasant wrote a letter to God, या लेंचो wrote a letter to God, सॉरी लेंचो Who wrote a letter to God was a peasant। दोनों में से आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेंचो के जस्ट बाद में आपको हु लगाना है, क्योंकि हम बात लेंचो पर ही दबाव डालकर कर रहे हैं। तो लेंचो who was a peasant wrote a letter to God। नेक्स्ट है
माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वेरी वर्ड आया है, कैन वर्ड आया, यानी कि सो दैट की बात हो रही होगी, तो सो दैट में आपको इसको कंबाइन करना है। तो वेरी की जगह पर हम सो लगा देते हैं, फुल स्टॉप पर दैट लगा देते हैं। ठीक है, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। अगला है ही नोज मी, पैसिव में चेंज करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको देखना है, एक सब्जेक्ट है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ दो, अभी बताया कुछ देर पहले मैंने, दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल सबसे तीन रूल्स होते हैं पैसिव के। सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म करो। तो ये नो को तो हम नॉन कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मी आगे चला जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, ही पीछा के बाय हिम हो जाएगा। अब हमने इसको नॉन कर दिया, बस बीच में हमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हम इज एम आर में से जो हमें यूज करना है वो हम करेंगे। चूंकि हम मी को आगे लेकर गए हैं तो आई बनेगा, आई के साथ में एम आता है, तो आई एम नॉट बाय हिम। देखिए आई आगे आ गया, आई के साथ में एम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, नॉन बाय हिम। तीन रूल से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट कर देना, जो कि हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना था, आई एम नॉट बाय हिम। नेक्स्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये रीजम्बल्ड हो रहे हैं, सबको जम्बल्ड वर्ड को आपको जो रीजम्बल्ड, सॉरी गलत बोल रही मैं, जम्बल्ड वर्ड को आपको रीअरेंज करना है, अरेंज करके व्यवस्थित जमाना है। नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन अ वर्ड सॉन्ग। अब रीअरेंज करना है हमें, तो देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है हमें बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज कहीं पर भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। तो इस सेंटेंसेस के थ्रू हमें सब, ये अगर आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने सेंटेंस को पूरे अच्छे तरीके से बता रखा है, आप उसे सीख सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सीख भी लेना, लेकिन अभी प्रैक्टिस का टाइम है, तो ये ध्यान रखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2025, सॉरी 2005। हम इस सिटी में 2005 से रह रहे हैं। क्या ये सेंटेंस आपको सही दिख रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ दिख रही है दया। देखिए आप करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। यहाँ देखेंगे आप सिंस वर्ड आया है, सिंस के साथ में इज़मा नहीं आता है, सिंस और फॉर के साथ में आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे यूज हैव बीन लिविंग हियर इन दिस सिटी 2005। अगला आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या करना है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि मैं रोज क्या करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हेल्प वर्ब आगे लेंगे। डू है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, दैट मींस यहाँ पर क्या है, हाइड हो रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब डू ही हाइड हो रखी है। तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, राइट। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी। अब इस सेंटेंस को आपको इट का यूज करके वापस से बनाना है, तो इट इज easy to find error in others. It is easy to find error in others. ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। अब आपका देखिए, अब आपको यहाँ पर ओटी दे रखी, इसमें से ऑप्शन में से आपको एक चूज करना। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 pesos? लेंचो को सिर्फ 70 पैसे क्यों मिले थे? तो इट वाज अ गॉड मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 pesos। क्या भगवान की गलती थी कि उसको 70 पैसे भेजे गए? द पोस्टमास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी। बाकी के पैसे जो थे, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी और 70 पैसे मिले थे, तो ये 70 पैसे का क्या हुआ? भगवान ने उसको 70 पैसे दिए या पोस्टमास्टर ने उसको निकाल लिए? द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन जो पोस्ट या फिर जो पोस्टमास्टर था वो सिर्फ 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाया उसको देने के लिए। लेंचो मेड अ मिस्टेक व्हाइल काउंटिंग द मनी, या लेंचो जब उसको काउंट कर रहा था तो उससे मिस्टेक हो गई थी। तो ऑप्शन C is the correct. The postmaster could collect only 70 pesos for an act of charity. Next, when Annie Frank decides to write a diary, she was a school girl. 10 years,
a 13 years, a 14 years और an 18 years. तो जब वो डायरी लिख रही थी, लिखने के उसने सोचा था वो 13 साल की एक लड़की थी. एक क्वेश्चन भी है ना, एक 13 साल की लड़की डायरी लिखेगी तो क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर. नेक्स्ट द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले अबाउट. प्रपोजल किसके बारे में था? ये जो एक्ट था देखा था आपने, शादी के बारे में था ना, रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में था. रशियन वेडिंग, इंडियन वेडिंग कल्चर का जो कोई नाम ही नहीं था, जापान का भी कोई नाम नहीं था, चाइनीज वेडिंग नहीं. हमने रशियन वेडिंग के बारे में पहले से आपको इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर में, तो सबसे पहले रशियन वेडिंग के बारे में बताया था. तो द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले अबाउट द रशियन वेडिंग कल्चर. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट आपका 10th में इन साउथ अफ्रीका इज ऑटम डे. सेम क्वेश्चन है, इज अ ऑटम डे. नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब आपको जो आपस से दो एक्सट्रैक्ट मिलने वाले हैं वो एक एक्सट्रैक्ट, दोनों ही एक्सट्रैक्ट आपकी खुद की टेक्स्ट से ही है. तो क्या है? द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ मंथली. जैसे कि बेकर नाम देखकर ही समझ में आ गया होगा कि बेकर्स ऑफ गोवा से एक्सट्रैक्ट लिया गया है. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family and his servants always looked prosperous. Their plump physics was an open testimony to this. ठीक है, अब यहाँ पर आगे है क्वेश्चंस. मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन. ये मंथली अकाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे? तो ऑन सम वॉल इन पेंसिल. पेंसिलों से दीवारों पर लिखे जाते थे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फैट बॉडी. तो उसके लिए कौन सा वर्ड? प्लम्प, प्रॉस्परस, प्रॉफिटेबल और टेस्टिमनी. तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ प्लम्प, यानी कि मोटे व्यक्ति को प्लम्प कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली. I am an orphan. वापस से एक आपको वो एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है. I am an orphan roaming the street. I patter soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. Questions है. The word orphan means, orphan का मतलब क्या होता है? A child having no friends, a child having no father and mother, a child who roams the street, a child who likes freedom. तो a child having no father and mother is matched to the orphan. ठीक है. अगला है, what does the girl actually want? वो लड़की क्या चाहती थी? She wants freedom and silence. She wants to be an orphan. She wants to remain barefoot. She wants to walk on soft dust. तो she wants freedom and silence. उसे एक आज़ादी चाहिए थी और शांत वातावरण चाहिए था. तो रोक टोक बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी. Who or what did Lencho है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो आप क्वेश्चन आंसर बड़े ध्यान से देख लेंगे. आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे. अब बिल्कुल भी आपको कल के ऊपर नहीं छोड़ना है. हैंड टू हैंड हर चीज को आपको लर्न करना है. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. तो लेंचो को किस पर विश्वास था और क्या विश्वास था? व्हाई डिड ही डू, और उसने ऐसा क्यों किया? लेंचो हैड फेथ इन गॉड. ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियस. He wrote a letter to God mentioning that he needed 100 peso in order to sow his field again. तो यहाँ पर देखिए, अब उसको 100 पैसों की आवश्यकता थी, भगवान उसे देंगे, उसके लिए उसने भगवान को लेटर भी लिखा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the young seagull afraid to fly? क्यों डर रही थी यंग सीगल? आंसर है, the young seagull was afraid to fly because it was its first flight. It is a well-known fact that doing something for the first time is challenging. Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first steps. तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर्स में आता है आपका, तो आप लिख सकते हैं, the young seagull was afraid to fly because it was its first flight. और अगर उसको 75 वर्ड्स में आता है तो आप स्टेप्स इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप इतना सा लिखोगे तो आपको उसके पूरे नंबर नहीं मिलते. पूरे नंबर काटे नहीं जाएंगे, लेकिन पूरे नंबर आपको दिए नहीं जाते. ठीक है. और आपको जैसे भी आपने अगर पहले से याद कर रखा है तो वो भी आप वैसे भी लिख सकते हैं. यहाँ अभी आपको अगर ये इजी लगता है तो आप लिख लेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों धन्यवाद दिया? आंसर है, ही थैंक्स
the international leaders for coming to take possessions with the native people of South Africa. It is a common victory of peace and human dignity. अगला है why was Mr. Kissing annoyed with Annie? Why did he ask her to do? क्यों नाराज हुए थे मिस्टर किसिंग और उसे करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, है ना, वो बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए नाराज हुए थे और एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था हमको, उसको पनिशमेंट किया था एक्स्ट्रा होमवर्क देकर. तो मिस्टर किसिंग वाज annoyed with Annie for ages because she talked so much. He asked her to write an essay on the subject a chatterbox as a punishment. ठीक है, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था पनिशमेंट के लिए. What is the story about the Kadaus people's descent? क्या स्टोरी है कड़ाऊ पीपल के लिए? The fiercely independent people of Kurg are perhaps of Greek or Arabic descent. It is said that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled there. They married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका. अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमस्फर्निया वुड बी अ सुटेबल फॉर. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सवेल क्यों सोचता है कि केमस्फर्निया किसके लिए सुटेबल होगा. मैक्सवेल हैड ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक इन 1956 एंड he fancied the idea of keeping an otter as a pet instead of a dog. He thought Kemaspermia was surrounded by water that was a stone's throw from its door, so it would be an eminently suitable spot for this experiment. कौन सा experiment करना चाहता था? He wants to keep a pet, he wants to keep a otter as a pet, so he said that Kemaspermia would be a suitable for the Misville otter. What was the source of unending joy for Wally? Unending joy क्या था वाली के लिए? बिल्कुल सही. The bus was a source of unending joy for her. Every time it came from the town, it would bring a new set of passengers. यानी कि उसके लिए क्या था joyful? To see the new set of passengers each time, every time. The diversity of the people, their activities were a treat to watch for Wally. Her imaginations kept soaring and gradually she nurtured a strong desire to take a ride in the bus at least once. तो वही अनएंडिंग जॉय जो था उसको बार बार देखना सेट ऑफ पैसेंजर्स को, वही उसके लिए क्या उससे डिजायर बन चुकी थी कि एक बार तो वो बस में सफर करेगी ही करेगी. अगला है व्हाट डज किस्सा गौतमी आस्क फॉर दिस सेकंड टाइम शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, डज शी गेट इट? व्हाई? Answer है when Kisa Gautami's only son dies, she from house to house asking for some medicines to revive her dead son. However, she does not get it because there is no medicine that can bring the dead to life again. Next है how does the fog come? अभी आपने पहला हमने पॉज से लिया है, पोएम से आपको क्वेश्चन मिलते हैं. Fog comes silently like a kid. बिल्कुल 2 नंबर के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. 75 वर्ड्स में आ जाए तो ये है द फॉग कम्स साइलेंटली एंड ग्रेजुअली लाइक अ कैट, इट मूव्स स्टिलली enveloping everything around and finally disappears just as quietly without making any noise or disturbance. 75 वर्ड्स में आपको ये लिखना है और 2 नंबर्स के लिए आता था आपको ये लिखना है. नेक्स्ट, what happens to the house when the trees moves out of it? When the trees moves out of the house, the glasses break and the whispers of the trees vanish, leaving the house silently. However, the poet feels that the smell of the leaves of the trees and lichens still reaches the room of her house. Next, why do the crow and hemlock represent in the poem Dust of Snow? The crow and hemlock tree represents the sorrow and depressed mood of the poet. The dust of snow that the crow shake of a hemlock tree stands for the joy and optimistic feelings that changed the sad and depressed mood of the poem. Next, what does the thief get from Anil in return for his work? ये अब आपका सेकंड बुक से लिया गया है, फुटप्रिंट से. In return of Hari Singh's work, Anil gives him food and a place to live in.
it is only for two numbers. Okay, and just if you write the answer in 75 words, then you can add these lines too. The thief gets food, a place to stay, and trust from Anil in return for his work. Anil also teaches him how to write, transforming his life positive. Next question is, how is Osable different from other secret agents? Answer is, Osable was different from other secret agents in more ways than one. He had a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel. It was on the sixth and top floor, and it was scarcely the setting for a romantic adventures. He was extremely fat in spite of living in Paris for over 20 years. He spoke French and German only possibly and had an American accent. Instead of getting messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, he got only a telephone call making an appointment. In these ways, he was different from the conventional notion of a spy. तो स्पाई का जो लुक लाइक होता है वो एकदम उससे डिफरेंट था, इसलिए वो कहा गया कि ऑक्सीबल क्यों डिफरेंट था. नेक्स्ट है, what lesson does a bright learn when he does not win anything at a science fair? ठीक है, ब्राइट है इनकी वो मेकिंग अ साइंटिस्ट चैप्टर से. Bright realized that mere display of something does not mean science. To win at a science fair, he will have to do real experiment. Next है, why does the अपना 75 वर्ड्स के लिए है, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? The postmaster doesn't want to shake Lencho's faith in God, so he come up with an idea of answering the letter. The postmaster signed the letter God so that Lencho would believe that the God had sent him the money. Next is, why does the narrator of the story, the black aeroplane, say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? He was delighted to land safely out of the dark, stormy clouds. Therefore, he was not sorry to walk away from his plan. He felt bad when he was not able to thank his guide, his mentor, who saved him from the frightening situation. But he was so happy after landing that he didn't feel sorry for not being able to thank the guide pilot. अगला है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, द बाल पोम. सेंट्रल आइडिया है बाल पोम का, ठीक है. द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोएम इज एन अवेयरनेस ऑफ द पेन of loss and the courage it takes to accept it. The boy loses his favorite ball and is very upset. He can easily buy another ball, but more than money or the new ball, it is the pain of losing the old one that matters the most. Next, what do desire and hate stands for in the poem Fire and Ice? What does Robert Frost say about how the world will end? According to the poem, desire stands for fire. The more you try to satisfy them, the more they grow, and hate stands for ice. The poet has tried to bring the differences between the fire and ice, which represent two different kind of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice: one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका. नेक्स्ट है, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall को क्यों लगता है कि साइंटिस्ट eccentric है सनकी है? Mrs. Hall found the scientist eccentric because of his strange appearance, and also when she tried to be friendly with him, he rebuffed her by saying that he come there for solitude and didn't wish to be disturbed in his work. अगला है, why was the 20th century called the era of the book? The 20th century was called the era of the book because there were books about everything from anteaters to jewelers or
Books taught people how to and when to wear and why. Books illustrated, punctuated and even decorated. ये बुक्स के थ्रू सब कुछ होने वाला है इधर। तो प्यारे बच्चों, कैसा रहा आज का सेशन? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए, बहुत सारे। तो प्यारे बच्चों, कैसा रहा आपका आज का सेशन? आज उम्मीद है आपने सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व किए हैं। बहुत से आपको एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पर मिले होंगे जो आपकी टेक्स्ट में नहीं है। अलग से क्वेश्चन भी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर यहाँ पर आपको मिले होंगे, उसके आंसर आपको मिले, आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। साथ में कैसे पैसेज को सोल्व करना, आपने बहुत सारी चीजें, ग्रामर की बहुत सारे रूल्स यहाँ पर देखे हैं। तो इस टाइप से अगर आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और सीखते रहे। तब तक के लिए खूब अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, ध्यान रखते रहे। ठंड बहुत है, अच्छे से खाइए, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय।